स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। इसमें बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, अलकनंदा नदी में गिरी ट्रैवलर बस। हादसे में कई लोगों की मौत, 7 घायलों की हालत गंभीर। घायलों को ऋषिकेश एम्स में किया जा रहा शिफ्ट। एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू में जुटी। तो अलकनंदा नदी में ट्रैवलर बस गिरी और ये बड़ा हादसा हो गया है, जहां एसडीआरएफ और पुलिस की टीम जो है रेस्क्यू में जुटी हुई है। फिलहाल जो घायल लोग हैं उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है घायलों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। हादसे में कई लोगों की मौत भी हुई है। तो अलकनंदा नदी में ट्रैवलर बस गिरने से बड़ा हादसा हो गया। रुद्रप्रयाग से जानकारी सामने आ रही। बद्रीनाथ हाईवे पर यह बड़ा सड़क हादसा, जहां फिलहाल एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। जो है नदी में गिरा है, जिसमें लगभग 23 व्यक्ति जो है वो होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। सूचना मिलते ही जो है जनपद की जो पुलिस है वो पुलिस, उसके साथ साथ एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, फायर की टीम, एम्बुलेंस और सारे विभाग जो है इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब तक की जो सूचना है उसमें हमने लगभग 15 जो यात्री है उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। उनकी तबीयत सीरियस है, उनको हॉस्पिटल में इमीडिएटली उपचार जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। बाकी जो यात्री उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। जो है नदी में तो बद्रीनाथ हाईवे पर यह बड़ा सड़क हादसा हो गया है और अलकनंदा नदी में ट्रैवलर बस गिरने से कई लोगों की मौत हुई है। और वहीं बताया जा रहा है इसमें 7 लोग घायल भी हैं और घायलों को फिलहाल एम्स ऋषिकेश शिफ्ट कराया जा रहा है इलाज के लिए। फिलहाल उनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। तो बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक शाह रुद्रप्रयाग से हमारे साथ चुके हैं। दीपक, बड़े हादसे को लेकर जो खबर आ रही है, क्या अपडेट मिल रही? कई लोगों की मौत होने की खबर भी सामने आई है, तो कितने लोग इसमें मारे गए हैं, कितने लोग जो है वो घायल हैं? शनिवार को एक बड़ा हादसा यहाँ रुद्रप्रयाग जनपद में हुआ है। रुद्रप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर रहतौली नामक स्थान पर एक टेम्पो ट्रैवलर जो कि कुछ यात्रियों को लेकर बद्रीनाथ की ओर जा रहा था, अचानक से अनियंत्रित होकर लगभग 200 से 250 मीटर गहरी खाई में गिर गया। और जिस प्रकार से घटना हुई है तो बताया जा रहा है कि इसमें लगभग जिस प्रकार से आंकड़ों की बात की जा रही है तो 8 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है, जबकि 14 लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं। वहीं घटना के बाद से यहाँ पर जिला आपदा प्रबंधन, स्थानीय पुलिस, स्थानीय लोग और तमाम बचाव दलों की टीम लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। जी, क्या ये रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है? जी, रेस्क्यू अभियान की बात की जाए तो अभी लगातार जारी है, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना हुई है तो पूरे क्षेत्र में एक गहरा सदमा लग चुका है। क्योंकि 4 धाम यात्रा की दृष्टिगत में रुद्रप्रयाग जनपद एक बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक गाँव की पहली बड़ी घटना थी जिसमें इतने अधिक संख्या में लोगों की मरने की सूचना प्राप्त हो रही है। जी दीपक, अगर बात करें तो ये बस कितने नीचे गिरी हुई है? क्योंकि हादसे में जो कई सारे लोगों की मौत के होने की खबर सामने आ रही है, वहीं कई घायल बताया जा रहा है जिनकी हालत भी गंभीर है। जी, दुर्घटना की बात की जाए तो वर्तमान में 4 धाम यात्रा अपनी चरम सीमा पर है। लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पर यात्री 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं यह दुर्घटना काफी दुखद दुर्घटना है, बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए एक बड़ी दुखद घटना है। और बात की जाए तो इसमें लगभग 8 से अधिक मौतों की पुष्टि हुई है और रेस्क्यू अभियान भी लगातार जारी है। तो अभी भी यहाँ पर स्थानीय, चाहे जल पुलिस हो, चाहे जिला आपदा हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे डीडीआरएफ हो, तमाम बचाव दल यहाँ पर लगातार रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। वहीं बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर अलर्ट हैं। उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन को इस मामले की जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं जो भी घायल लोग हैं उनको लिस्ट करके एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया जा रहा है, ताकि उनको जल्द से जल्द एक इलाज मिल पाए। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि 8 से 10 लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है, तो क्या ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? अभियान की बात की जाए लगातार हो रहा है, तो जिस प्रकार से लगातार रेस्क्यू अभियान किए जा रहे तो
और जिस प्रकार से दुर्घटना हुई है तो बढ़ भी सकती है और घायलों की स्थिति और भी ज्यादा हो सकती है। और पुलिस प्रशासन की ओर से फिलहाल क्या कुछ कहे जा रहे हैं और किस तरह की जो सुविधाएं हैं घायलों को मुहैया कराई जा रही है? पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो घटना के तुरंत बाद ही स्थानीय पुलिस हो, स्थानीय प्रशासन हो, जिला आपदा प्रबंधन हो, चाहे रेस्क्यू टीम के लगा तो तमाम SDRF DDR तुरंत मौके पर पहुंच गए थे और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है ताकि जो घायल हुए हैं उनको तुरंत जल्द से जल्द इलाज दिया जा सके। जिला प्रशासन की तरफ से जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, दीपक बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी विधायक भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है क्योंकि जिस तरह से गाड़ी गिरी है कोई भी उसमें इस स्थिति में नहीं है जो बता पाए कि किस तरह से ये दुर्घटना हुई है। लेकिन वजह चाहे जो भी रही हो, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दर्दनाक हादसा है जी। और पूरा प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता हर तरह के सहायता करने में लगी है। 5 लोगों को अभी तक एयरलिफ्ट किया जा चुका है। 6वां अभी एम्बुलेंस में यहाँ पर है। बाकी कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं और कुछ डेड बॉडीज जो है वो अब रिकवर की जा रही है। लेकिन सर ये सवाल भी है कि इतनी सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाती है, लेकिन बावजूद इसके वहां से जो है कुछ न कुछ इस तरह की खबरें सामने आती रहती है। जी जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि नींद के झोंके में गाड़ी जो है वहां पर गई है क्योंकि सड़क बहुत चौड़ी है और नीचे की तरफ कुछ पैरापेट भी वहां पर बने हुए थे, उनको तोड़ते हुए गाड़ी निकली है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जो वाहन चालक था वो नींद की स्थिति में था। लेकिन अभी कुछ भी निश्चयात्मक रूप से कहना संभव नहीं होगा। जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा होगा, और इस दौरान आप ये बताइए आपके पास इस घटना को लेकर क्या जानकारी मिली है? क्या आपको इसको लेकर कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है? क्या खबर मिली है? देखिए, अभी तक जो अपुष्ट सूचनाएं हैं उसमें, क्योंकि स्वयं मौके पे उपस्थित हूँ, तो ये बताया जा रहा है कि 23 उसमें पैसेंजर थे और 3 क्रू मेंबर थे, जिनमें से 6 लोगों को अभी तक एयरलिफ्ट, 5 को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। 6वां यहाँ पर वेट कर रहा है और 3 घायल जो है वो हॉस्पिटल में है और कुछ डेड बॉडीज अभी निकली है, लेकिन मुकम्मल तौर पे कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। तो क्या आप मौके पर मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं वहां कितने लोग जो है ट्रैवलर बस में सवार थे? देखिए, उनकी क्योंकि बस इतनी दूर जाकर के नदी में गिरी है और कम से कम 200 मीटर की वो हाइट है और किसी तरह से वहाँ क्योंकि पहाड़ी इलाका है, उसमें एक एक करके किसी तरह से जो हमारे बचाव दल के कार्यकर्ता हैं वो जा पा रहे हैं। विधायक जी, आप इस बारे में जरा बता दीजिए कि टेम्पो ट्रैवलर में कितने लोग सवार हो सकते हैं? देखिए, वो टेम्पो ट्रैवलर 2 तरह के हैं। एक इससे जो बताया जा रहा है ये बड़े साइज का टेम्पो ट्रैवलर था और मेरे लिए ठीक से ये बता पाना, ये तो RTO ही बता पाएंगे कि कितनी सीट में वो पास था, लेकिन फिर भी लगता है कि क्षमता से शायद 2-4 लोग। तो ये आपको लगता है कि क्षमता से ज्यादा लोग उसमें मौजूद थे? और ये भी अभी मेरे लिए पक्के तौर पे कहना संभव नहीं होगा क्योंकि ये RTO ही बता पाएगा कि कितने पैसेंजर्स के लिए इसको परमिट दिया गया था और एक्चुअल कितने लोग इसमें सवार थे। जी, तो क्या इसको लेकर मुख्यमंत्री जी से आपकी कोई बातचीत हो पाई है हादसे को लेकर? जी जी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल वहाँ से जो है एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई और अभी तक 5 ट्रिप जो है वो हेली यहाँ से
मार चुका है और 6वें के लिए अभी पहुंचने वाला है। तो क्या ये रेस्क्यू पूरा हो चुका है और कब तक इसके होने की उम्मीद जताई जा रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन शाम तक पूरे होने की संभावना है। तो अभी तक जो है कितने शव निकाले गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान? अभी तक लगभग 8 शव जो है उनको मृत के रूप में उनको आइडेंटिफाई किया गया है जी, और बाकी अभी ढूंढ खोज जारी है। तो क्या यहाँ आपको आरटीओ की लापरवाही दिखाई दे रही है? अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी जब तक कि पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं आ जाती है। जी, रेस्क्यू को लेकर अगर हम बात करें तो किसी तरह की परेशानी तो नहीं आ रही है? नहीं, कतई नहीं। जो भी संभव हो सकता था, स्थानीय नागरिक और जो एसडीआरएफ की टीम है और यहाँ तक कि उसके ठीक सामने रेलवे एक कंपनी काम कर रही थी, उसके मजदूरों ने भी भरपूर सहयोग इस रेस्क्यू वर्क में अपना किया है। तो रेस्क्यू को लेकर के किसी तरह की कोई ढीला हवाली नहीं हुई है। जी, तो क्या एयरलिफ्ट की मदद से जो है ये ऑपरेशन जारी है? बिल्कुल जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और इस दौरान जो है बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है रुद्रप्रयाग से, और लगातार दीपक शाह हमारे साथ बने हुए। दीपक, जिस तरीके से अभी आपने सुना कि भरत चौधरी भी जो है कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो है लगातार जारी है, वहीं सीएम से भी इसको लेकर बातचीत हुई है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग घटनास्थल पर ही है। उनके द्वारा बताया गया कि करीब आधा घंटा पहले एक टेम्पो ट्रेवलर जो नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है, 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ज्ञात हुआ है। ड्राइवर भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवार थे। लिहाजा पुलिस, हमारे एसडीआरएफ और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए, और टोटल कितने संख्या है अब ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जब पूरी रेस्क्यू काम पूरा हो जाए। और रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही। कांग्रेस आज कर सकती है प्रत्याशियों की घोषणा। कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का पैनल किया तैयार। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर होना है उपचुनाव। प्रत्याशियों की घोषणा आज होने की उम्मीद। मंगलौर से काजी निजामुद्दीन का नाम पैनल में शामिल, तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही। मंगलौर से काजी निजामुद्दीन का नाम पैनल में शामिल किया गया है। वहीं बद्रीनाथ से लखपत बुटोला, प्रकाश रावत समेत कई नाम शामिल किए गए हैं, तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही। कांग्रेस आज प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है और ये जानकारी सामने आ रही देहरादून से। आज मंगलौर से काजी निजामुद्दीन का नाम पैनल में शामिल किया गया है, तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी। और उपचुनाव होने हैं 2 सीटों पर उत्तराखंड में, और इन दोनों सीटों को लेकर बताया जा रहा है कांग्रेस आज प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। देहरादून से जानकारी, कांग्रेस आज प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है और नामों का पैनल तैयार कर लिया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होना है। तो बद्रीनाथ से लखपत बुटोला और प्रकाश रावत समेत कई नाम जो है शामिल किए गए हैं और कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अब है कांग्रेस पार्टी आज जो अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है, क्या खबर मिल रही है? आज उम्मीद यही लगाई जा रही है, जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि अगले यानी आज और कल 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है उनकी तरफ से जो
पैनलों का जो नाम दिल्ली हाईकमान को भेजा गया उस पर आज प्रत्याशियों के नामों की उम्मीद घोषणा यहाँ पर की जा सकती है। बद्रीनाथ सीट पर पार्टी की तरफ से जिन प्रत्याशियों के नामों का पैनल यहाँ पर भेजा गया उसमें पार्टी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला, उनके नाम को यहाँ पर सबसे ज्यादा तरजीह यहाँ पर दी गई है, वरीयता यहाँ पर दी गई है। प्रकाश रावत जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वहाँ पर जो प्रमुख भी रहे, उनके नाम को भी इस पैनल में शामिल यहाँ पर किया गया है। यानी बद्रीनाथ सीट पर सबसे ज्यादा 9 पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उनकी तरफ से आवेदन यहाँ पर किया गया था उपचुनाव के लिए। उसी तरीके से मंगलौर सीट पर पार्टी का जो नाम पार्टी पैनल ने जो अपने नाम यहाँ पर पैनल में भेजे उस पर काजी निजामुद्दीन को सबसे ऊपर यहाँ पर रखा गया है। तो ये समझा जा सकता है और जो संभावना बता रही है यही है कि मंगलौर सीट पर पार्टी पूर्व विधायक पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव है काजी निजामुद्दीन, उनको यहाँ पर उपचुनाव में चुनाव मैदान में उतार सकती है, उनके नाम पर यहाँ पर मोहर लग सकती है। और बद्रीनाथ सीट पर भी जो पार्टी के पूर्व ये वरिष्ठ प्रवक्ता रहे हैं लखपत बुटोला, उनको यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। संभावना इस बात की भी है कि जो अन्य दूसरे नाम हैं उन नामों में से किसी एक नाम को लेकर अभी पार्टी हाईकमान जो है वो असमंजस की स्थिति में यहाँ पर है कि अगर बद्रीनाथ सीट पर किसी और नाम को यहाँ पर उतारा जा सकता है तो उसमें सिर्फ पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। लेकिन अब है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ से बात करें तो लखपत बुटोला के नाम जो है लगभग तय किए जा रहे हैं, अंदर की बात क्या है? संभावना ऐसी बात की है और जो उम्मीद पार्टी के जो सूत्र बता रहे हैं वो भी यही है कि बद्रीनाथ सीट पर पार्टी की तरफ से उपचुनाव में लखपत बुटोला को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कद्दावर नेता है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, जो काराबाग जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं चमोली जनपद में। तो ऐसे में जो उनका कद है और उनका जो सदस्य में जो व्यवहार है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ा पसंद यहाँ पर आए और जनता उनसे काफी प्रेरित नजर आती है। और संभावना इसी बात की कि जल्द ही उनके नाम की जो मोहर है उसके प्रत्याशी नाम के उन पर यहाँ पर लगाई जा सकती है। दूसरी तरफ मंगलौर सीट पर भी काजी निजामुद्दीन को ही यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारने की बात यहाँ पर पार्टी की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव भी उनके। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बात करें तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा करने की संभावना जताई जा रही है। और फिलहाल बढ़ते आगे, अल्मोड़ा के भिनसर में हुई वनाग्नि की घटना में 4 वन कर्मियों की मौत को लेकर अब प्रदेश में सियासत भी गर्म हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों इस मामले पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे। विपक्ष वन विभाग की तैयारियों और उसके संसाधनों पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं विपक्षी दलों को भी सत्ता पक्ष पर जुबानी हमला बोलने का मौका मिल गया है। भाजपा अब जहां इस घटना पर अपनी सरकार का बचाव कर रही है, तो वहीं विपक्ष इस पूरे मामले पर वन मंत्री से इस्तीफा की मांग कर रहा है। और अभय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए। अभय, जिस तरीके से जंगलों में आग लगने की खबर सामने आती रही है और अब अल्मोड़ा जंगल की आग को लेकर भी जो है सियासत देखी जा रही है, क्या खबर? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो जंगलों की आग उत्तराखंड में लगी हुई है वो अब सरकार के लिए भी विभाग के लिए दोनों के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बन गई है। क्योंकि अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य में जो घटना बीते रोज यहाँ पर घटी है, जिसमें 4 वनकर्मी जिंदा जल गए थे, 4 वनकर्मी यहाँ पर इस समय गंभीर रूप से घायल है, जिनको दिल्ली एम्स में यहाँ पर इलाज यहाँ पर चल रहा है। और अब तक ये कहें कि जो पूरे सीजन में जो फॉरेस्ट फायर यहाँ पर हुआ है, जंगलों में जो आग लगी है, उस पर 10 लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है और अकेले 9 लोगों की मृत्यु अल्मोड़ा जनपद के भीतर यहाँ पर हुई है। यानी जहाँ पर पिछले दिनों बीते रोज जो 4 लोगों की जो मृत्यु यहाँ पर हुई थी वो उसमें शामिल है। ये लगातार वन विभाग के लिए बड़ा दुखदायी सवाल यहाँ पर कहा जा सकता है, बड़ा दुखदायी यहाँ पर है कि उनकी तरफ से जो प्रयास यहाँ पर किए गए तो नाकाफी प्रयास है। संसाधनों की कमी है, मैन पावर की कमी के चलते जो जंगलों की आग है वो यहाँ पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सरकार और वन विभाग दोनों के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बन रही है। अब ये कह सकते हैं कि जो अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य में जो आग लगी हुई है उस पर काबू पाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों को यहाँ पर लगा दिया गया है। यानी वन विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ अब सेना का हेलीकॉप्टर है वो भी इस काम में यहाँ पर जुट गया है कि जंगलों की आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से आग वहाँ पर लगी है वो रिहायशी इलाकों तक पहुँचने लगी है, तो जो आम जनता है वो दहशत में यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। लगातार वन विभाग की तरफ से प्रयास ये किए जा रहे थे कि जो जंगलों की आग उस पर काबू पाया जा सके, लेकिन जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि सर पूरे प्रदेश में मौसम
शुष्क बना हुआ है, तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, तो उसके चलते जो जंगलों की आग है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। इस समय वन विभाग यही दुआ करता हुआ नजर आ रहा है कि जो मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ जगहों पर मौसम परिवर्तन यहाँ पर हो सकता है, मौसम का मिजाज बदल सकता है, तो उसमें कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र भी यहाँ पर चिन्हित किए गए जहाँ पर जंगलों की आग इस समय विभाग के लिए बड़ा चिंता का विषय बना हुआ। लेकिन अब है जिस तरीके से हम बात करें वन विभाग की तैयारियों और उसके संसाधनों पर सवाल खड़े किए जा रहे विपक्ष की ओर से, वहीं अगर हम सरकार को देखें तो वो लगातार संसाधनों को दुरुस्त करने की बात करती आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं जो है जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आती रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक इस पूरे फायर सीजन में, फरवरी से लेकर अब तक का जो पूरा घटनाक्रम रहा है, जो फायर सीजन अब तक का रहा, उसमें 1237 वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है। 1237 वनाग्नि की घटनाओं में 1691 हेक्टेयर जंगल जलकर राख यहाँ पर हो चुका है। यानी लाखों रुपए की जो संपत्ति थी फॉरेस्ट की, वो इस जंगलों की आग में यहाँ पर जलकर राख हो चुकी है। विभाग को बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। अभी तक के जो प्रयास यहाँ पर किए गए हैं, वन विभाग की तरफ से जो प्रयास किए गए, वो प्रयास यहाँ पर इन जंगलों की आग की आगे बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस लगातार जो है सरकार पर आरोप लगा रही है और वन विभाग की तैयारियों पर जो सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसी दुखद घटना पर राजनीति कर रही है और हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस घटना पे बहुत दुख हम व्यक्त करते हैं। साथ ही जो वहां पर वनाग्नि में मृत्यु हुए हैं उनके परिजनों को सरकार के द्वारा तत्काल प्रभाव से मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। इसके साथ ही जो घायल थे, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सबसे पहले उनकी जान को बचाया जाए और उसके लिए प्रयास सरकार के द्वारा किए गए। उनको हायर सेंटर दिल्ली रेफर किया गया है, उनके उपचार कराया जा रहा है। और लेकिन विपक्ष को ऐसी घटनाओं पर भी राजनीति कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति करने के बजाय संवेदना व्यक्त उनको करनी चाहिए। निश्चित रूप से वन मंत्री की भूमिका पर सवाल उठने चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री का अपने मंत्रियों पर कोई जोर नहीं चल रहा, चाहे उद्यान घोटाला हो, चाहे ये वनाग्नि का मामला हो। अगर मुख्यमंत्री ने समय रहते वनाग्नि को गंभीरता से लिया होता, चुनाव प्रचार में इतना मशगूल ना रहे होते और वन मंत्री की नकेल ठीक ढंग से खींची होती, तो फिर आज इतना दुखद प्रकरण हमारे सामने ना होता। वन मंत्री हर जगह से नदारद दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो कहीं भी मौतें हो रही हों या कहीं घायलों की खबर आ रही हो। और वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद अब भाजपा की अहम बैठक देहरादून में शुरू हो गई है। आज और कल 2 दिनों तक बीजेपी की कई बैठकें होगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि चुनाव के बाद अब हर विधानसभा और हर बूथ की समीक्षा होगी, जिससे मतदान प्रतिशत और नेताओं की भूमिका को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की पहली समीक्षा बैठक है, जिसमें प्रदेश संगठन नेतृत्व और फील्ड में कार्य करने वाले दायित्वधारियों को लेकर बातचीत होगी। वहीं लोकसभा चुनाव और संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। और बढ़ते हैं आगे, खबर रुड़की से है, जहां हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिरान कलियर विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी को जिताने के बाद अब मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के चलते सभी वहां कार्यकर्ताओं को सीट जितवाने के लिए पहुंचना है। और वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, उत्तराखंड में रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की मांग 62.22 मिलियन यूनिट के पार पहुंची। बिजली की मांग जून में सबसे ज्यादा बिजली की मांग की गई रिकॉर्ड। प्रदेश भर में गर्मी के साथ बिजली की बढ़ी मांग, तो ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की मांग बढ़ी है और जून में सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड की गई है। तो प्रदेश भर में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें तो जून के महीने में सबसे ज्यादा बिजली की मांग रिकॉर्ड की गई है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।